सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली है। ये अमेरिका के बहुत बड़े जो है उद्योगपति हैं, मार्क जुकरबर्ग, जिनका कंपनी है, आप तो चलाते भी हैं आप उसको, फेसबुक। अच्छा। हाँ, उनकी ये कुंडली। तो ये कुंडली 1 साल से हम इसको रोके हुए थे, इस वजह से कि हमने ये कुंडली का चक्र पिछले साल बना लिया था। ढूंढ धाड़ के इधर उधर सब, यूएस में भी हमने फोन किया था अपने दोस्तों को और सब इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने बना लिया था। हम ये चाहते थे कि जब इसका समय आ जाए ना कुंडली का, तब हम ये कुंडली खोलें। ठीक। तो अभी इसमें क्या वो समय था, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। आप जरा कुंडली स्टार्ट करिए, जरा पढ़ना। मार्क जुकरबर्ग है, जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, ओनर। तो मार्क जुकरबर्ग की जन्म कुंडली मकर लग्न है और तुला राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश शनि चर में है, अष्टमेश का सूर्य चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। तीनों तरह से दीर्घायु, तो दीर्घायु की जन्म कुंडली है। ठीक है। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश शनि दशम में उच्च का आया। ये बहुत मजा आ जाता ना ऐसे राजयोग देख के। ये बहुत बड़ा राजयोग, ये राजयोग क्या, सस नामक पंच महापुरुष का एक राजयोग है। सस नामक पंच महापुरुष का है न। मकर लग्न है, चूंकि मंगल इसमें है न, चतुर्थे से, ये तो मंगल योग कारक है। इसका मतलब इसमें सस योग ठीक ठाक बना है। चंद्रमा भी सप्तमे से मारक भाव है, मार के सोता नहीं चंद्रमा, बिगड़ नहीं रहा। हाँ, तो ये सस योग बिगड़ नहीं रहा। ये मजेदार चीज, कमजोर नहीं है। चलो, तो लग्नेश दशम में उच्च का शनि एक राजयोग, द्वितीय पंचमेश का शुक्र आया चौथे घर में। ठीक है। और ये यहाँ पर शुक्र उच्चाभिलाषी नहीं, 12-1, ये नीचाभिलाषी है, लेकिन अपनी उच्च राशि मीन से एक ही राशि आगे मेष में बैठा है। ये भी बलवान है न। है तो ये शुक्र नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, उससे 5 राशि पीछे है, लेकिन ये बलवान है यहाँ, चूंकि उस राशि के बगल में बैठा अगली राशि में। तो दूसरा ये शुक्र का राजयोग। नवमेश का बुध चौथे घर में आया। ठीक है। अब बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे बैठा है। तीसरा राजयोग है ना। अच्छा, चतुर्थेश का मंगल देखो तो अपने से 7 में बैठा है, ये चौथे घर को देख रहा है, ये बलवान करेगा चौथे घर को। सप्तमेश का चंद्रमा दशम में आया केंद्र में, ये भी ठीक ठाक है। दशमेश का शुक्र अपने से 7वें चौथे घर में बैठा है, ये 7 दशम घर को देख रहा है। ठीक है। मकर लग्न की कुंडली में है, इसमें गुरु होता है अकारक ग्रह, है न। और ये अकारक ग्रह बढ़िया अच्छी स्थिति में बैठा, अकारक भाव में बैठा है 12वें घर में, और वो भी स्वग्रह ही बैठ गया, है न। तो ये तो अच्छा, यहाँ पे देखो मकर लग्न है, सूर्य अष्टमेश है न। अगर इस जन्म कुंडली में कोई कहीं पर थोड़ा दिक्कत है, तो वो अष्टमेश का सूर्य चौथे घर में बैठा, उच्च में बैठा है ना। और वो भी उच्च में बैठा है। अष्टमेश बहुत बलवान है, 2 काम करेगा ये सूर्य, है ना। यहाँ गुरु से दृष्टि तो है, 5वीं दृष्टि गुरु की आ रही है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गुरु की चौथे घर पे आई, 7वीं दृष्टि गई छठे घर पे, 9वीं दृष्टि आई 8वें घर पे, यानी 8वें घर को भी गुरु देख रहा है ना। ये सूर्य यहाँ पे क्या करेगा, दिक्कत। सूर्य को अगर ध्यान से देखो तो ये मंगल की यहाँ पे दृष्टि आ रही है और शनि की भी आ रही है, यानी कि शनि सूर्य
सूर्य को शनि मंगल देख रहे हैं। अब शनि मंगल जब भी सूर्य को देखेंगे या राहु मंगल देखेंगे सूर्य को, तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों की टेंडेंसी क्या होती है? ये लोग क्षमता से अधिक कार्य करने लगते हैं। ठीक बात है। परिश्रम, जिसके कारण से इनके शरीर में है ना हड्डियों से संबंधित रोगों की स्थिति होने की संभावना होती है, जिसमें स्पाइनल कार्ड सबसे नंबर 1 पे आता है। अच्छा। रीढ़ की हड्डी में है ना दर्द रहना, बॉडी के अंदर दर्द रहना, शरीर के अंदर है ना मांसपेशियों की थकान, ये सब चीज लक्षण होते हैं। वो इनके ज्यादा काम करने की वजह से या इनके फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करने की वजह से अच्छा ऐसा होता है। एक स्थिति तो ये हो गई। चौथे घर में सूर्य बैठा है, अष्टमेश है, आयु का कारक है। चौथे घर में आया है उच्च का, ठीक है, और लग्नेश भी उच्च का है, यानी कि दोनों बलवान हैं। अष्टमेश को हमेशा कमजोर होना चाहिए। चौथे घर में अगर ये सूर्य आया, अष्टमेश आयु का कारक है और इस पे शनि मंगल की दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को हृदय से संबंधित बहुत सावधान रहना चाहिए। सही, आप बहुत सही चीज पकड़े। हम आपको एक चीज बताते हैं, हम तो मतलब क्योंकि ये बिजनेसमैन है, तो हम तो इनके इंटरव्यूज मतलब आज से नहीं, हम तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। जब फेसबुक निर्माण किया था इन्होंने और पहला इंटरव्यू दिया था, ये इंटरव्यू के दौरान इनको पसीना आता है, पसीना, कपड़े वपड़े उतारने लग जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान पूरा एक्साइटेड होने लग जाते हैं, उसमें पसीना आता ही आता है। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो, है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो प्रॉब्लम बढ़ेगी है ना। हाँ, तो अब ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अपने खान पान के प्रति, अपनी एक्सरसाइज के प्रति कम करनी चाहिए, और अपना जो वर्किंग आवर है इसको एक सीमित रखना चाहिए। क्योंकि स्टेब्लिश बिजनेसमैन है ना, अगर अपने वर्क को उसी स्पीड में करता जाएगा तब तो फिर समस्याएं विकट हो जाएंगी, है ना। और विशेष तौर पर ऐसी जन्म कुंडलियों में मजे की बात, इसमें मैं एक वो चीज बताने जा रहा हूँ जो कोई एस्ट्रोलॉजर गणना ही नहीं करता, क्या कर भी नहीं पाएगा, कि आयु का मालिक चौथे घर में शनि मंगल से दृष्ट है। आयु भले ही ये दीर्घायु की हो, लेकिन हार्ट अटैक दे करके उससे पहले मृत्यु देने की संभावना इसमें बन सकती है। ठीक बात। अगर इन सारी चीजों का पालन न किया गया तो ठीक है। क्योंकि पाराशर ने लिखा है कि आयु तुम गणना कर लो, दीर्घ है तो भी तुम दावा नहीं कर सकते। और ना अल्प पे दावा है कि ये दीर्घायु तक जिंदा रहेगा। अल्पायु की जन्म कुंडलियों में भी तुम दावा नहीं कर सकते कि ये अल्पायु में इसकी डेथ हो जाएगी। आयु का पूरा विधान ईश्वर के अधीन है, परमात्मा के। वो जानते हैं कि कितनी आयु है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में आयु को कैलकुलेट करके किनारे रख दिया जाता है, लेकिन बाकी बीमारियां कैलकुलेट की जाती है। हाँ, बीमारी इसमें सबसे बड़ी जो बीमारी 2 है, एक नर्वस सिस्टम की, एक हड्डियों में स्पाइनल कार्ड मेन रूप से, और तीसरी चीज हार्ट की, हृदय रोगों की स्थिति। इसी वजह से ये कुंडली हम बहुत लेट लेके आए आपके पास, और उसका एक कारण अभी इतनी जल्दी तो नहीं है। कारण यह है कि गुरु से यहाँ दृष्ट है। इस समय शनि की महादशा चल रही है, अगले साल खत्म हो जाएगी। गुरु से दृष्ट है ये सूर्य, है नी, और बुध शुक्र 2 इनके शुभ ग्रह हैं, है नी। बुध राजयोग कारक ग्रह है, शुक्र भी राजयोग कारक है, तो हृदय रोग इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग अपनी इसी क्षमता से, कितनी उम्र है? ये 38 साल के, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। 50 तक तो हमें कोई समस्या नहीं दिखती है नी। लेकिन अगर 50 के बाद भी ये इसी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करेंगे जैसा आप कर रहे होंगे, तो फिर इनके शरीर में ये 3 तरह की समस्या आने की स्थिति दिखती है, संभावना इसकी बन सकती है। अब थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया जाए उसके ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर। अभी इधर 1-1.5 साल से हवा चल रही है मार्केट में कि फेसबुक जो है उसका नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अभी फेसबुक ने बहुत सारे जो है अपने एम्प्लॉयज निकाले हैं, ये हो रहा है। हमारा सवाल ये बनता है कि शनि की महादशा अगले साल खत्म हो रही है। शनि अभी तक लग्नेश था, राजयोग दे रहा था,
अब बुद्ध की शुरू हो जाएगी 2023 से, तो बुद्ध तो यहाँ वो फिर राजयोग देगा। फिर राजयोग देगा। तो अभी देखिए आप मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि फेसबुक का नुकसान हो रहा है, बहुत घाटे में चल रही है, स्टॉक का प्राइस 50% डाउन हो गया है, लेकिन वहां वो महादशा जो बुद्ध की लगी हुई है वो शायद उसकी तैयारी हो रही है क्या ये, हाँ, कि वो डाउन होके क्या फिर जब स्पीड लेगा तो बहुत ही लंबा गेम, बहुत लंबा गेम चलेगा, 13 साल 2040 तक तो करियर वाइज महादशा बहुत ही पावरफुल है भाई। बुद्ध की 2040 तक है ना? इसका मतलब ये अभी बहुत सारी और कंपनियों को टेक ओवर करेंगे, खरीदेंगे। वो तो होगा ही। कारण ये है कि जब इसमें सस नामक एक पंच महापुरुष का राजयोग बना हुआ है, लग्नेश दशम में उच्च का है नी, और 10 में शुक्र भी पंचमेश होकर के राजयोग बना रहा, वो भी उच्च से एक राशि आगे बैठा, तो इनके पास कंपनियों की तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं, काम भी होगा, बढ़ता रहेगा। और एक राजयोग के साथ मतलब अब ये सस योग पंच महापुरुष का राजयोग खत्म हो जाएगा 23 में, अगली बुद्ध की आ जाएगी 9 में से, वो भाग्येश होकर के चौथे घर में बैठा है, वो भी तगड़ा है, हिसाब भी तगड़ा है ना। अब ये क्या काम करेंगे, क्या भाग्येश चौथे घर में आया, ठीक है, और मंगल से दृष्ट है, चौथे घर का मालिक मंगल है। अभी तुम देखना क्या होगा, क्या कि ये अब बुद्ध की महादशा में है नी, चाहे शनि की महादशा, शनि में तो नहीं होगा, शनि की यहाँ नीच दृष्टि आ रही चौथे घर पे, बुद्ध में होगा। क्या बुद्ध में क्या होगा, ये रियलिटी सेक्टर में उतरेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में। अब यही हमको समझना था इसमें, है ना। अब आप एक चलिए वो तो बिजनेस की चीज इस पे वीडियो पे नहीं किया जाए, है ना, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इंडिया में गौतम अडानी रियल एस्टेट में चल रहे हैं। आपने एक और कुंडली प्रेडिक्ट की थी ईशा अंबानी की, वो भी रियल एस्टेट में किया था आपने। अब मार्क जुकरबर्ग की रियल एस्टेट पे करें। ऐसा है क्या कि आने वाला जो समय है वो रियल एस्टेट का समय है। हाँ, अब ये तीसरा जो बुल मार्केट आएगा, ये रियल एस्टेट का बुल मार्केट होगा, है ना। ये चीज क्योंकि अगर बड़े उद्योगपतियों की जन्म कुंडली में फ्यूचर में रियल एस्टेट सेक्टर आता है, रियल एस्टेट जा रहा है कैलकुलेशन में, तो सीधी सी बात है कि रियल एस्टेट सेक्टर आगे बूम करेगा। जब आपने अडानी की कुंडली पढ़ी थी, गौतम अडानी की, तो उसके हमको याद है पिछले साल पढ़ी थी, तब से और आज के उनके स्टॉक के प्राइस में कम से कम हमको याद है उस समय स्टॉक का प्राइस 1000 के आसपास हुआ करता था, वो इस समय 4000 रुपए चल रहा है। तो अब हमारा सवाल क्या ऐसे बातचीत है कि आदमी इस विद्या को इग्नोर करता है, वो बैलेंस शीट को देखता है। ये तो होता है ना। हमारे हिसाब से आदमी को MBA करके फाइनेंस समझना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी पढ़ के इसको भी समझना चाहिए। और या फिर अपने पास अच्छे एस्ट्रोलॉजर और बड़े उद्योगपति उनके एस्ट्रोलॉजर उनके पास तो सबके पास है। बिना एस्ट्रोलॉजर के तो कोई उद्योगपति जिंदा ही नहीं है मार्केट के अंदर। ये बात तो कभी भी मिडिल क्लास आदमी समझ ही नहीं पाएगा। इसमें 2 सेक्टर बन रहे हैं अभी। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में ये बुद्ध की महादशा में होगा। दूसरे फेसबुक के अतिरिक्त है नहीं, ये जो सिस्टम है सोशल मीडिया का, इसमें हो सकता है कि एक कोई नई कंपनी भी ले आवे ना फेसबुक के अतिरिक्त। तो अभी ये फेसबुक में भी चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, एक तो दो सेक्टर हो गए और व्हाट्सएप इन्होंने खरीद लिया है। एक सेक्टर और बन रहा है, पंचमेश का शुक्र यहाँ चौथे घर में राजयोग दे रहा है। ये भी भगवान है डायमंड से संबंधित। डायमंड से चाहे डायमंड सेक्टर में इन्वेस्ट करें, है ना, स्टॉक मार्केट में, है ना, इन्वेस्ट ही करेंगे। इन्वेस्ट ही करेंगे वो तो, या कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर। अच्छा, एक चीज और हम बताते हैं इनके बारे में आपको, लोगों को जानकारी नहीं है। हर आदमी मार्क जुकरबर्ग को बहुत हल्के में लेता है, कहता है हाँ मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक के मालिक है। पूरी विश्व की सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था, वो ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में ये MBA करने के लिए गए थे और सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में ही भाग के चले आए थे। तो इनकी मम्मी ने उनसे पूछा कि मतलब तुम वहां से चले गए? तो ये कह रहे थे कि जो हमको ये लोग सिखा रहे हैं किताबों से, उसमें हम अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते, हमको ये चीज मालूम है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का जो वो संचित कर्म वाला है वो होता है ना भाई। जैसे हम अपने बारे में बताऊं, हमें इन्वेस्टमेंट का पूरा नॉलेज पहले से है। समय हमें नहीं मिला था, ठीक है।
फिर जब हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उसको हमको बेनिफिट मिला। हाँ। फिर बाद में हम एक दिन एक लेक्चर देख रहे थे IIM बंगलौर का, है ना, एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे क्लास में। वो मैंने ध्यान से सुना, इंग्लिश में था लेक्चर। जब उस पूरे लेक्चर को मैंने सुना तो मैंने ये पाया कि जो मैं पहले से जानता हूँ ये इस लेक्चर में प्रोफेसर बता रहे हैं। सही बात है। तो ये चीज है। एक इंडिया के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है विजय केडिया। तो वो कहते हैं कि अब जब हम IIM जाते हैं या फॉरेन में हमको कहीं बुलाते हैं स्पीच के लिए, तो हम देखते हैं ये लोग जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये तो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं बहुत लंबे समय। हाँ, तो यही तो होता है। तो कह रहे हैं कि जो है तो इन्होंने जानते क्या कहा था, इन्होंने अपनी मदर से कहा, मार्क जुकरबर्ग ने जब इनकी मदर ने सवाल पूछा कि तुम छोड़ के क्यों आओगे, तो इन्होंने कहा कि बिल गेट्स छोड़ के आए थे। तो बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बनाया है और उस समय ये अपना एक स्कूल के अंदर ही, अपने बिजनेस कॉलेज के अंदर ही सोशल मीडिया का छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रहे थे। सन था 2004, फेसबुक लॉन्च किया और शनि की महादशा आई थी 2004 में। शनि मेन राजयोग बना रहा है। जैसे ही राजयोग आया वैसे ही इनका लॉन्च हो गया फेसबुक। और जब तक राजयोग चल रहा है तब तक आप फेसबुक का ग्राफ देखेंगे ना, लगातार चढ़ रहा है। 400 गुने का, 400% का वो प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी। हाँ, तो वो तो शुरुआती वो तो भी बुद्ध में भी चला जाएगा, है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्टर है ना। हाँ भाई, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन सेक्टर है, तो वो तो बुद्ध का भी वही काम है पूरा। तो इसमें हमने इसीलिए बताया कि बुद्ध में ये एक और कोई कंपनी फेसबुक जैसी ला सकते हैं, और भी डाल सकते हैं ना। रियल। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि जब ये 2002 में 2003 में जब फेसबुक का निर्माण कर रहे थे, तो सिर्फ एक कोई धुरंधर एस्ट्रोलॉजर होगा, उसके अलावा कोई नहीं जानता होगा कि आगे चल के कोई नहीं जानता अरबपति बनेंगे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, जितने एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो देखना जानते होंगे, कैलकुलेट करना जानते होंगे, उन्होंने जैसे कुंडली खोली होगी कहा होगा कि ये एक अरबपति की कुंडली, आगे चल के अरबपति होगा। और हम आपको बताएं कि इनके फेसबुक के लिए इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा था, कह रहा था तुम बहुत छोटे हो अभी उम्र में। हाँ, ये तो होता है। लेकिन आप देखिए कि इस विज्ञान से क्या संभव है, पहले से चीजें पता चलती हैं, तो आदमी उसी हिसाब से अपना वो कर लेता है ना, कैलकुलेशन वगैरह कर लेता है। चलिए, ये तो दमदार कुंडली थी, इसलिए हमने इसको 1 साल के बाद रखा था। ये बहुत बलवान कुंडली है ना। तीनों त्रिकोण के तीनों राजयोग बना रहे हैं। हाँ, बहुत ही मतलब हमको मजा आया था कुंडली। बहुत कम कुंडलियां ऐसी मिलती है जिसमें तीनों त्रिकोण के मालिक और तीनों राजयोग। हाँ, है ना। अच्छा, वो बताइए, वो क्या कहते हैं उसका, निधियों की बातचीत हो रही थी, महापद्म निधि। अगली निधि कौन सी? महापद्म निधि। तो ये भी निधि पद्म निधि की तरह ही होती है। सात्विक लोगों को सिद्ध हो पाती है ध्यान साधना के द्वारा। तो जैसे पद्म निधि में हमने पहले बताया था कि कई पीढ़ियों तक चलता है उसके द्वारा अर्जित धन। अच्छा। महापद्म निधि का केवल एक विशेषता है, सारे गुण तो पद्म निधि वाले व्यक्ति की तरह होते हैं। सात्विक होंगे, है नी, और उदार होंगे, दानी होंगे, लेकिन इनके पास जो धन अर्जित करेंगे ये जीवन में प्राप्त होगा सिद्धि के द्वारा, तो ये निधि के द्वारा, तो वो केवल 7 पीढ़ियों तक चलेगा बस। अच्छा, ये क्या कैलकुलेशन है? 7 पीढ़ी तक वो धन चलेगा बस। इसके बाद फिर वो धन खत्म हो जाएगा। और अगर 7वीं पीढ़ी में कोई फिर से पैदा हो गया तो वो आगे बढ़ेगा, और उसने निधि प्राप्त कर ली तो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे पद्म निधि में है कि लिमिट नहीं है, महापद्म निधि में लिमिट है कि 7 पीढ़ियों के तक वो धन चलेगा। अच्छा, वही सोना चांदी हीरा जवाहरात धन। तो ये पुराने जमाने में ऋषियों ने या जो उस समय के रिसर्चर थे, उन्होंने इस चीज को देखा और कि जैसे उनकी पर्सनल जानकारी में कोई निधि प्राप्त किया तो 7 पीढ़ी तक उनके पास उसका रिकॉर्ड होगा कि कब तक चल रहा है ना। ऐसे अच्छा, वो तो पगादा कोई भी ये सिद्धियां निधियां है, सब रिसर्च की गई पूरी। वो एक तरह से हमारे ऋषि मुनि भारत के वैज्ञानिक वो तो हमने लॉर्ड मैकाले का एक वो देख लिया था, दस्तावेज हमारे हाथ लग गया था।
हमने देखा कि वो लॉर्ड मैकाले वहाँ यूरोपियन संसद में बातचीत कर रहा था, तो वो वहाँ ये कह रहा था कि हम लोग बहुत पिछड़ी सभ्यता है। भारतीय सभ्यता जो चल रही है वो सभ्यता हम लोगों से 1 लाख गुना आगे चल रही है हर चीज में, अर्थशास्त्र के माध्यम में, आयुर्वेद के शरीर को लेके, सोच विचार को लेके। उसने यूरोपीय संसद में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीय उस शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं जो शक्ति ब्रह्मांड चला रही है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो सब वहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह थे वो कहे कि तुम जाओ वहाँ रिसर्च करो, देखो ये क्या। उसने कहा नालंदा एक विश्वविद्यालय है, वहाँ वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जिन चीजों को हम लोगों ने सुना ही नहीं अभी, तारामंडल, नक्षत्र विज्ञान। तब उसमें रशियन भी लोग इन्वॉल्व हुए, तब वो यहाँ की सब चीजें खोद पाए। हाँ, तो यही चीज है। तो ये इस तरह से महापद्म निधि ये ऐसे काम करेगी। 7वें पीढ़ी में 7 पीढ़ी तक ये चलता है। बाकी सारे गुण उसके व्यक्ति के पास महापद्म निधि जिसके प्राप्त हो जाएगी ध्यान साधने के द्वारा, बाकी सारे गुण पद्म निधि की तरह रहेंगे। केवल धन की बात है वो 7 पीढ़ियों तक ही चलेगी। बाकी वो उदार होगा, दानी होगा, सात्विक होगा, सब होंगे। अब जो है एक हमारा सवाल है, जैसे मान लीजिए कि किसी को आत्मज्ञानी महापुरुष मिला, किसी इंसान ने ढूंढा और उसको तत्वदर्शी महापुरुष मिला, तो अभी तत्वदर्शी महापुरुष अपने शिष्य से ये तो नहीं कहता है कि तुम निधियों की और सिद्धियों की कभी नहीं कहता साधना करो, और है ना, वो तो जो क्रिया देगा वो कहेगा चुपचाप इस क्रिया का अभ्यास करो, ईश्वर के दर्शन करो, शांति सुकून करो। अब शिष्य शांति सुकून में आ गया, मान लीजिए ईश्वर की कृपा बरसी, गुरु की कृपा बरसी, सुकून शांति में आ गया, और शिष्य को लगा कि हमारे पास सिद्धि भी आ गई है। तो शिष्य उस सिद्धि का गलत इस्तेमाल करने लग जाए नहीं, तो क्या ऐसा होता ही नहीं है ना। आत्मज्ञान प्राप्ति जो भी शिष्य होगा चाहे गुरु हो, वो कभी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि वो जो पुराने शास्त्रों में कहानी लिखी है वो सही है कि जब भी कोई बुरे मन से किसी शक्ति की उपासना करता था तो उसको शक्ति प्राप्त ही नहीं होती थी, है ना। और आत्मज्ञानी को शक्ति यूं ही चली आती है, यूं ही मिल जाती है ना। इसका मतलब है कि सारा खेल है शुद्धि का और ईश्वर की उपासना करने का, ना कि शक्ति की और सिद्धियों की उपासना करने का, है ना। ये है पूरा। और इसी वजह से साईं बाबा लोग जो है वो चुपचाप अपना काम करते रहे, कभी किसी ने दुरुपयोग नहीं किया, है ना। जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी पीर पैगंबर धरती पे आए हैं, कभी किसी ने इसका दुरुपयोग करने की तो ये सोची ही नहीं। ये जो एक कहावत चलती है वेस्टर्न कंट्रीज में कि पावर ऑलवेज कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब है कि अगर आदमी इररिस्पॉन्सिबल है तो उसके पास शक्ति आएगी ही नहीं, कभी नहीं आती। और अगर आ गई तो फिर वो जाएगी फिर तुरंत ही। भाई हमारे पास हमको बहुत सारे लोग मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन जब मैं करने बैठता हूँ नहीं हो पाता। कितने सारे डॉक्टर कहते हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर मुझसे कहते हैं। वो तो जो एक भैया नहीं आते पीपीएस ऑफिसर, तो कह रहे थे कि हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन जब कैलकुलेशन करने बैठते नहीं होती। तो कहीं की जब कैलकुलेशन ही नहीं निकलेगा तो इसका फिर आगे कोई काम है नहीं, फायदे नहीं। तो ये जो विज्ञान है, ये एस्ट्रोलॉजी, ये भी रिद्धि और सिद्धियों के अंतर। ये वेद का नेत्र कहा गया नहीं, ये एक सिद्धि है ना। सिद्धि कहा जा सकता है ना इस ज्ञान को। क्यों नहीं कहा जा सकता सिद्धि, क्योंकि भाई ज्ञान कोई भी हो, है नहीं, ज्ञान को जो सिद्ध कर लेता है वो सिद्ध पुरुष है। क्योंकि आप देखिए एक चीज कि मार्क जुकरबर्ग की कुंडली पर, ये अरबपति की कुंडली है, 2004 में फेसबुक लॉन्च की और शनि की महादशा आ गई। तो एस्ट्रोलॉजर ने तो पहले ही बता देगा ना, वो बचपन में ही बता देगा कि 2004 से तुम्हारा काम बनेगा। तो ये तो एक तरीके की, जैसे मैंने बताया कि बुद्ध की महादशा जब शुरू होगी, उसमें और अच्छा होगा 2023 में तो रियल एस्टेट सेक्टर में, डायमंड सेक्टर, ठीक है। और इसी में फेसबुक जैसा, फेसबुक की तरह से ही सोशल मीडिया में कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म ला सकते हैं। ये 3 में से कोई न कोई सही चीज है।
ये तो बहुत ही अच्छा विज्ञान है। इसको तो खूब सीखना सिखाना चाहिए ना लोगों को। हाँ, क्यों नहीं सीखना। लेकिन आदमी को फुर्सत मिले पाश्चात्य सभ्यताओं से, तब तो आदमी यहाँ भारतीय दर्शन पे ध्यान देगा। बाकी ठीक है ना, ठीक है फिर। हाँ, बाकी मार्ग जुगरबर्ग की जन कुंडली बहुत बढ़िया। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको